गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, सेकुलरिज्म। इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया था एंड हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है स्टेट को रिलीजन से अलग रखना। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। सो लाइन वाइज पढ़ते जाते हैं एंड समझते जाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर. According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following: that one religious community does not dominate another, that some members do not dominate other members of the same religious community, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. So, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को सेकुलर कहता है। और अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो उसमें ये 3 ऑब्जेक्टिव क्लियरली मेंशन है। अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो इंडिया में कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकता। मतलब इंडिया के जितने भी रिलीजन हैं वो सेम लेवल पे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, सब इक्वल लेवल पे हैं। सो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। पहले क्या होता था, हिंदुइज्म लेते हैं। हिंदू में आपको 4 अलग अलग वर्णास मिलते हैं, कास्ट। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, फिर आते हैं क्षत्रिय, मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं, फिर आते हैं वैश्य एंड लास्ट आते हैं शूद्र। तो अगर हम लोग हिस्ट्री में जाके देखें, ब्राह्मण जो थे वो लोग इन तीनों को डोमिनेट करते थे, है ना। और अगर हम लोग देखें शूद्रा को, तो ऊपर के जितने भी तीनों हैं कम्युनिटी वो डोमिनेट करती थी। सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑब्जेक्टिव ऐसा भी है कि सेम ही रिलीजन ग्रुप के कोई भी कम्युनिटी किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, तो भी सेकुलर होता है। थर्ड है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि स्टेट को किसी पे जबरदस्ती एनफोर्स नहीं करना चाहिए पर्टिकुलर रिलीजन, एंड ना ही किसी से उसका जो रिलीजियस फ्रीडम है वो छीनना चाहिए। The Indian state work in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by a religious group, or nor does it support any one religion. In India, government space like law courts, police station, government school and offices are not supposed to display or promote any one religion. So अगर स्ट्रैटेजी देखें कि कौन सी स्ट्रैटेजी इंडिया प्रेफर करता है, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ। मतलब वो अपने आप को दूर रखता है फ्रॉम रिलीजन से दूर रखता है। इंडिया का जो स्टेट है वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से रूल नहीं होता, एंड जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं जैसे लॉ कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया, ऑफिस हो गया, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिस्प्ले नहीं करती। जैसे आप देखोगे कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे सभी रिलीजन का जो फेस्टिवल होगा उसमें छुट्टी मिलेगी, जिसमें यही सिखा रहे। ये स्टोरी पढ़ते, इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल. Sir, there is a big religious festival next month. We have never celebrated it in school. Can we do it this year? I'm afraid that isn't possible, Rekha. This is a government school. We cannot give importance to any one religion. Private schools may do that. Government schools don't celebrate any religious festival in the school premises. Most religious festivals are public holidays, so that we can celebrate these at home. I never thought of it this way. I guess we can always celebrate it outside school. Anyway, we were planning to celebrate it
इन आवर लोकेलिटी। सो यहाँ पे आपने देखा होगा इस स्टोरी में कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई फेस्टिवल नहीं बनाया जाता उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के अंदर। आप बाहर बना सकते हो, बट स्कूल में किसी भी एक रिलीजियस फेस्टिवल को नहीं सेलिब्रेट किया जाता, क्योंकि उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना मानेंगे, है ना। In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religions equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebrations. This rule does not apply to private schools. The second way in which Indian secularism worked to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practice, the state makes certain exception for particular religious community. तो जो सेकेंड वे जो स्ट्रेटेजी यूज करती है वो है स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब स्टेट कुछ कुछ पर्टिकुलर रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती है। स्टोरी से समझते, a group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together. Hey, I hope you have a helmet. You know the law in Delhi requires that you wear one. Why aren't you wearing a helmet? Do you want to be fined? Don't worry, I'll not be fined. Hey Paramjeet, why won't you be fined? For Sikhs, wearing a pagri is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet. In the above storyboard, Paramjeet, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognized that wearing a pagri is central to a Sikh's religious practice, and in order not to interfere with this, allow us exception in the law. So यहाँ पे गवर्नमेंट जैसे पंजाबियों में आप देखते होंगे, सिख में पगड़ी पहनने को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। सो गवर्नमेंट उनको हेलमेट पहनने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर रही है, उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्शन दे दिया। अब थर्ड स्ट्रेटेजी देखते हैं। The third way in which Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. There is a good example where members of the same religion, upper caste Hindu, dominate other members, some lower caste within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian constitution bans untouchability. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes. So जो थर्ड वे है वो आप देख सकते हो, स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन क्या करता है, सपोज मैंने आपको लास्ट वो बताया था कि ब्राह्मण्स लोग, है ना, ये शूद्र लोगों पे डोमिनेट कर रहे थे। सो स्टेट क्या की, इसमें इंटरवीन की, और जो डोमिनेशन का रीजन था, रीजन क्या था, अनटचेबिलिटी, उसको एबॉलिश कर दी। तो स्टेट इंटरवीन कर सकती है जब ह्यूमन राइट्स वॉलेट हो रहे हो तो। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इन दिस यहाँ से लेके in this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminate and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste. So अगर कभी स्टेट देखेगी कि किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो वो इंटरवीन करेगी, वो अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटेड टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, the state may have to intervene in the religious based personal law of communities. The intervention of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious community to set up their own school and colleges. It also gives the financial aid on a non-preferential basis. अब जो second point है वो क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इंटरवीन कब करती है, जब कभी भी किसी रिलीजियस को सपोर्ट की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ फंड्स, इन सब मामले में। सो इंटरवेंशन कब होता है, पहला जब किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है, सेकंड कब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फंड या कुछ ग्रांट करना होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार आता है कि कैसे इंडियन सेकुलरिज्म बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग है। सो ये एक बार देख लेते हैं।
Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in the parts of the world. For example, the First Amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. So एक यूएस डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जांपल लेते हैं. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ मना कर दिया है कि ना तो कभी यूएस का जो लेजिस्लेचर है वो किसी ऑफिशियल रिलीजन को कोई ऑफिशियल बना सकता है. दूसरा चीज, ये कभी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है. So, there is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because, unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism, the state can intervene in religious affair. अमेरिका में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट हाँ, हमने पढ़ा था इंडिया में इंटरफेयर कर सकता है. जस्ट ऊपर ही पढ़ा था. कब इंटरफेयर कर सकता है? जब किसी का फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल का. और सेकंड कब इंटरफेयर कर सकता है? जब किसी रिलीजन को फंड्स चाहिए, है ना. जैसे अगर इस्लाम, उनको अपना रिलीजन प्रमोट करने के लिए उनका स्कूल्स होते हैं जिसे मदरसा कहते हैं, अगर वो बनाना है तो क्या करेगी? गवर्नमेंट फंड दे सकती है. सो ऐसे यूएसए और अगर इंडिया का डिफरेंस पूछे 3 मार्क का तो बहुत इजीली कह देना है यूएसए में स्टेट और मतलब स्टेट इंटरफेयर रिलीजन में नहीं कर सकती, इंडिया में कर सकती है. और दो आप एग्जांपल दे देना. एक, जब फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हो किसी के, उसमें एग्जांपल आप क्या दोगे? ब्राह्मण और शूद्र वाला. दूसरा, जब कभी भी फंड ग्रांट करना हो तो. इन इंडियन सेकुलरिज्म, थ्रू द स्टेट इज नॉट strictly separate from religion, it does maintain a principal distance vice versa religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on this secular principle. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violation happens frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enable us to take action when this violation take place. So, इंडियन स्टेट सेकुलर है. ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब इंडियन स्टेट में किसी सोसाइटी में पूरा ही मतलब कोई भी कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर रही, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनारियो में आज भी आप गांव में जाके देखोगे तो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है. बट हाँ, स्टेट इंटरवीन कर सकती है. और इसी पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है ना. एक इसमें ये बॉक्स है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इन फरवरी 2004 फ्रांस जो था passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political sign of symbols such as Islamic headscarf, the Jewish skull cap, or large Christian crosses. This law was encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia, and Morocco. In the 1960s, France had faced a shortage of workers and had provided visa for the immigrants to come and work in the country. The daughter of these immigrants often wear headscarves while attending school. However, with the passing of the new law, they have been expelled from their school for wearing headscarves. So ये ऐसा लॉ बना था जिसमें फ्रांस ने बैन कर दिया था पॉलिटिकल साइंस और सिंबल्स को कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप का. तो जितने भी इमिग्रेंट्स जो लोग वहाँ पे काम करने आए थे वो चले गए थे, तो फ्रांस ने वीज़ा प्रोवाइड करके सभी को बुलाया था, है ना. एंड जो उनके डॉटर्स थे
उनको हेड्सकार्फ ये सब पहनने दिया जाता था। पर जो नया लॉ आया उसके बाद से इनको एक्सपेल भी कर दिया जाता था। सो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। डाउट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।